हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं, भाषा विकास, भाषा अधिगम और अर्जन, आज हम इसको करने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, भाषा अधिगम और अर्जन। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भाषा क्या है। भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है वो भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना, उच्चारण करना। जो भाषा है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? भाष शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ क्या है बेटा? कहना, बोलना, उच्चारण करना। जो भाषा है वो संप्रेषण का माध्यम है। भाषा आपकी संप्रेषण का माध्यम है। भाषा ज्ञानार्जन का साधन है। भाषा संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में सहायक है। आगे क्या दे रखा है? भाषा मुख से निकलने वाली सार्थक शब्दों, वाक्यों का एक समूह है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो क्या है भाषा? भाषा मुख से निकलने वाले सार्थक शब्दों और वाक्यों का समूह है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का, अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। आगे बढ़ेंगे। भाषा की विशेषताएं। भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है। कैसी है? मौखिक है। भाषा यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक मतलब स्वतंत्र होती है। भाषा कैसी होती है बेटा? स्वतंत्र होती है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और चिंतन करते हैं। जो भाषा है वो अस्थिर होती है। इसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। जो भाषा है उसमें क्या होता रहता है? बदलाव होता रहता है। भाषा अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। क्या है? जो भाषा है वो अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। आगे बढ़ेंगे हम। भाषा की और कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? कि भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। किस पर? सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्ध परिवेश महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको भाषा सीखनी है तो अगर आपको उस भाषा का परिवेश मिल जाए तो क्या होता है? आप भाषा को बहुत आसानी से सीख जाएंगे। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है और प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। आगे बढ़ेंगे हम। हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के बारे में हम समझेंगे। 14 सितंबर है ना, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा भारत की राजभाषा बनी। किस डेट में? 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी भाषा है वो भारत की राजभाषा बनी। भारतीय संविधान के अनुसार हमारी राजभाषा हिंदी है। क्या है बेटा? जो हिंदी है वो क्या है? हमारी राजभाषा है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो वो गलत है बेटा। हिंदी हमारी राजभाषा है और इसकी जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। ये क्लियर हो गया? तो बेटा ये डेट आप ध्यान रखेंगे। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। भारतीय संविधान के अनुसार हमारी राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। भारत एक बहुभाषा भाषी देश है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी? हमारे देश की जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं बेटा? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कौन कौन सी है? चलो उनको समझते हैं हम यहाँ पे। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। तो ये क्या है? ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्रदान की गई है। आगे बढ़ेंगे हम। भारत में
6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। कितनी भाषाओं को? 6 भाषाओं को। पहली क्या है? तमिल, इसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। फिर क्या है? संस्कृत, 2005 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। फिर क्या है? कन्नड़, ये इसको कब मिला? 2008 में। तेलुगु, ये भी 2008 में। फिर मलयालम 2013, उड़िया 2014। तो कितनी हमारी शास्त्रीय भाषाएं बेटा कितनी है? 6 हैं। और हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 22 भाषाओं को। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, उसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है। जो आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार जो 22 भाषाएं हैं बेटा, उसमें अंग्रेजी कहीं पे भी नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? जो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। आरटीई मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा कक्षा 8 तक के लिए करता है। आरटीई के अनुसार बेटा कक्षा 8 तक जो बच्चे को पढ़ाया जाए वो कैसे पढ़ाया जाए? उसकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। भाषा शिक्षण की अवधारणाएं, चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, बोधगम्य निवेश, सकारात्मक पुनर्वलन। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए बेटा। आरटीई के अनुसार जो बच्चा है उसको कक्षा 8 तक कैसे पढ़ाया जाए? उसकी मातृभाषा में ही उसको पढ़ाया जाए। अब आगे क्या है? भाषा अधिगम और अर्जन। भाषा अधिगम क्या है और भाषा अर्जन क्या है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना, क्या? लर्निंग। और अर्जन का अर्थ होता है अर्जित करना, ग्रहण करना। तो भाषा अधिगम का अर्थ क्या है बेटा? सीखना। और अर्जन का अर्थ क्या है? अर्जित करना, ग्रहण करना। भाषा अधिगम से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें बच्चा प्रयास करता है तथा उसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। अधिगम विद्यालय या किसी संस्था में होता है। तो जो भाषा अधिगम है बेटा, उसमें क्या है? बच्चे को एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बच्चे को प्रयास करने पड़ते हैं, बच्चे को एक टीचर की भी जरूरत होती है भाषा अधिगम में। तो वही कहा है कि भाषा अधिगम से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें बच्चे को एफर्ट करने पड़ते हैं, बच्चे को प्रयास करने पड़ते हैं और उसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां भी होती हैं। और अधिगम विद्यालय या किसी संस्था में होता है। तो अधिगम के लिए क्या करना है बेटा? अधिगम के लिए बच्चे को प्रयास करने पड़ते हैं, बच्चे को टीचर की जरूरत होती है और अधिगम स्कूल या किसी संस्था में होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अधिगम का तात्पर्य है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया है जीवन भर चलती रहती है और इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। जो अधिगम की प्रक्रिया है बेटा वो जीवन भर चलती है। कैसे चलती है? जीवन भर चलती है और इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। जब भाषा का अधिगम होता है तो उसमें आपको नियम भी पढ़ने पड़ते हैं, आपको व्याकरण भी पढ़ना पड़ता है। तो जो भाषा अधिगम है बेटा उसमें नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है और इसे द्वितीय भाषा के नाम से भी जाना जाता है। भाषा अधिगम, भाई भाषा का अधिगम सेकंड लैंग्वेज का ही तो अधिगम करेंगे। जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है बेटा उसका तो एक्विजिशन होता है, उसका तो अर्जन होता है। तो जो अधिगम होता है वो किसका होता है? सेकंड लैंग्वेज का होता है। तो अधिगम को द्वितीय भाषा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। अधिगम के प्रकार। अब अधिगम के प्रकार क्या है बेटा? अधिगम 3 प्रकार से किया जाता है। पहला क्या है? क्रियात्मक अधिगम। क्या है? क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। किसमें? क्रियात्मक अधिगम में क्या करता है बेटा? सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में हम अनेक प्रकार की गतिवाही कौशलों को अर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए क्या दे रखा है इसमें? बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने या समझने आदि का प्रयास करना, बिना किसी के सहारे के खड़े होना या चलने का प्रयास करना आदि साधारण गतिवाही क्रियाओं को सीखा जाता है। तो पहला क्या है आपका? क्रियात्मक अधिगम। दूसरा क्या है आपका? शाब्दिक या वाचिक अधिगम। क्या है बेटा? शाब्दिक या फिर वाचिक अधिगम। इसमें क्या है? शाब्दिक और वाचिक अधिगम में इसमें क्या है? संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है
वर्बल लर्निंग, इसमें क्या होता है बेटा, संकेतों के माध्यम से, चित्रों, शब्दों, अंकों के माध्यम से सीखा जाता है। इस प्रकार के सीखने में सार्थक तथा निरर्थक दोनों ही प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। किसमें? शाब्दिक अधिगम में। इसमें क्या है बेटा, सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार की सामग्री का प्रयोग इसमें किया जाता है। इस प्रकार शाब्दिक या वाचिक अधिगम में धीरे धीरे सरल समस्याओं के समाधान से क्रमशः जटिल समस्याओं का समाधान करना तथा वैज्ञानिक आविष्कार, यंत्रों और उपकरणों के निर्माण आदि का शिक्षण इसमें होता है। आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या है, विचारात्मक अधिगम। तीसरा क्या है, विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन के अनुभवों को देखकर या सुनकर या उस पर विचार करके जो कुछ भी सीखता है वह विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। क्या बेटा, अपने दैनिक अनुभव को देखकर, सुनकर, है ना, और उस पर विचार करके जो कुछ भी सीखा जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। इस अधिगम में मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक यानी कि बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करता है। किसमें? विचारात्मक अधिगम में। बेटा इसमें क्या, विचारात्मक है ना, विचार यानी माइंड से बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग होता है। तो इस अधिगम में मनुष्य क्या है, अपनी शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करता है। आगे बढ़ेंगे हम, भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य। इसमें क्या है, इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, भाषा अधिगम में भाषा के आपको भाषा के नियम सीखने पड़ेंगे। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। बिल्कुल ठीक बात है, कहाँ से होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाषा अधिगम के लिए आपको क्या एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको नियम पढ़ने पड़ेंगे, आपको टीचर की जरूरत होगी, आपको बुक की जरूरत होगी और आप स्कूल में अधिगम करेंगे। लेकिन जो अर्जन होता है बेटा, जो एक्विजिशन होता है वो कहाँ होता है? तो घर में ही हो जाता है। आप अपने आसपास के परिवेश से ही अपनी मातृभाषा को सीख जाते हैं। तो वो क्या है? भाषा अर्जन है। जब आपने बिना प्रयास किए, बिना एफर्ट के आपने भाषा को सीख लिया तो वो क्या है? भाषा का अर्जन। लेकिन जहां आपको प्रयास करना पड़ रहा है, आपको बुक की जरूरत पड़ रही है, आपको टीचर की जरूरत पड़ रही है, तो वो क्या है बेटा? भाषा का अधिगम। जिस भाषा को सीखने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं तो वो क्या है? भाषा का अधिगम है। और जो आप बिना प्रयास के आसानी से सीख जाते हैं, अपने परिवेश से सीख जाते हैं जिस भाषा को, उस भाषा का क्या कहा जाता है? भाषा का अर्जन। चलिए आगे पढ़ेंगे हम। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। इसमें व्याकरण की भी आवश्यकता होती है। क्या होती है बेटा? भाषा अधिगम में भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, नियम हमें सीखने हैं। भाषा अधिगम जो है वो औपचारिक शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम कहाँ होता है? विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों को एफर्ट लगाने पड़ते हैं, प्रयास करना पड़ता है और इसमें उसको व्याकरण की भी आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियां आदि की भूमिका रहती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन, अब हम समझेंगे भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है बेटा? भाषा अर्जन जो है वो अनुकरण के द्वारा होता है। बालक अपने आसपास के लोगों को बोलते, पढ़ते, लिखते देखता है और उसके अनुकरण करता है और अनुकरण के द्वारा वो क्या करता है? उस भाषा को सीख जाता है। इसमें बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। क्या नहीं करना पड़ता है? प्रयास नहीं करना पड़ता है। किसमें? भाषा अर्जन में। भाषा अर्जन की प्रक्रिया बेटा सहज होती है, स्वाभाविक होती है, आपको पता भी नहीं चलता है और आप अपनी भाषा को सीख जाते हैं। तो वो क्या है? भाषा का अर्जन है। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा कि भाषा अर्जन जो है वो अनुकरण के द्वारा होता है। भाई आपने सामने वाले को बोलते हुए सुना, सुनते रहे और एक दिन आप भी बोलने लगे। तो ये क्या? आपने कोई प्रयास नहीं किया, कोई ग्रामर नहीं पढ़ा, कोई बुक नहीं पढ़ी। तो ये क्या है बेटा? भाषा का अर्जन है। और भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है?
सहज होती है और स्वाभाविक होती है। आगे बढ़ेंगे हम। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरों को अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का होता है। तो बेटा यहाँ से आपको समझ में आया कि भाषा अर्जन कौन सी भाषा का होता है? मातृभाषा का या फिर क्षेत्रीय भाषा का होता है। लेकिन जो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है उसका क्या किया जाता है? उसका आप लर्निंग करते हैं, भाषा अधिगम कहलाता है। जब आप किसी सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? भाषा अधिगम कहा जाता है। लेकिन आप अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को जब सीख जाते हैं वो क्या है? भाषा का अर्जन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। भाषा अर्जन के चरण। भाषा अर्जन के चरण। जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? रोता है। रोना क्या है? एक सांकेतिक भाषा है। बच्चा छोटा है, वो अपनी हर चीज को बोल नहीं सकता तो क्या करता है? वो रोता है। उसको भूख लगेगी तो क्या करेगा? वो रोएगा। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले क्या करता है? बच्चा रोता है। ठीक है बेटा, क्योंकि उसको भूख लगी है तब भी रोएगा, उसको कुछ दिक्कत हो रही हो तब भी रोएगा, हर चीज के लिए वो क्या करेगा? वो रोएगा। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है यहाँ पर? कोइंग, कूकना। जब बच्चा 6 वीक्स का होता है तो वो क्या करता है? कूइंग, कूकने लगता है। बैबलिंग, जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तो क्या? बैबलिंग, वो कुछ बलबलाने लगता है, बा बा इस तरीके से बच्चा कुछ करने लगता है, बोलने लगता है, उसको क्या कहते हैं? बैबलिंग कहते हैं, है ना। एक शब्द की अवस्था कब? जब बच्चा 1 साल का हो जाता है। 1 वर्ड स्टेज कब आती है? बच्चा एक शब्द कब बोलने लगता है? दूधू, पानी, है ना, इस तरीके से कब बोलने लगता है बच्चा? जब वो 1 साल का हो जाता है। 1 वर्ड स्टेज इसको कहा जाता है, एक शब्द की अवस्था। 2 शब्द अवस्था, इसमें क्या होता है? बच्चा 2 शब्द बोलकर छोटे छोटे वो वाक्य हो जाते हैं, जैसे मम्मी, पानी। तो क्या है? 2 शब्द बोले पर उसके लिए तो एक कंप्लीट, बच्चे के लिए तो पूरा वाक्य हो गया ना। उसने क्या कहा? मम्मी, पानी। तो उसने तो पूरी बात बोल दी सिर्फ 2 शब्दों से। तो 2 शब्दों को वो बोलने लगता है कब? जब बच्चा 18 से 24 महीने का होता है, यानी कि 2 साल के करीब का बच्चा। 18 महीने से 24 महीने का बच्चा जो होता है बेटा, तो वो क्या करने लगता है? 2 शब्द बोलने लगता है। 2 शब्दों को मिलाकर के वो अपनी बात बोल देता है, जैसे मम्मी खाना, है ना, मम्मी पानी या मम्मी दूध। इस तरीके से बच्चा बोलने लगता है कब? जब बच्चा 18 महीने से 24 महीने तक का होता है, यानी कि 2 साल तक का। उसके बाद क्या है बेटा? लंबे उच्चारण, लॉन्गर अटरेंस। ये क्या है? 2 से 4 साल तक का। जब 4 साल तक का बच्चा हो जाता है तो वो लंबे लंबे वाक्य भी बोलने लगता है। तो ये भाषा अर्जन के कुछ चरण थे जो आपने पढ़ लिए। क्या है? पहले कूकना। कूकना क्या है? 6 सप्ताह। बैबलिंग, बलबलाना, 6 महीने तक। 1 साल में बच्चा क्या करता है बेटा? 1 साल तक का जब बच्चा होता है तो वो एक शब्द बोलना शुरू कर देता है, और जब वो 18 महीने से 24 महीने तक का होता है तो वो 2 शब्द बोलने लगता है। और लंबे उच्चारण कब करने लगता है? जब वो 2 साल से 4 साल तक का होता है तो वो लंबे उच्चारण भी करने लगता है। आगे बढ़ेंगे हम। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें क्या है बेटा? भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी है? सहज और स्वाभाविक है। कैसी होती है भाषा अर्जन की प्रक्रिया? सहज होती है और स्वाभाविक होती है। आपको पता भी नहीं चलता, है ना। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। भाषा अर्जन में बेटा किसी व्याकरण की जरूरत नहीं है, कोई प्रयास नहीं करने, ये तो सहज रूप से स्वाभाविक हो जाता है। इसमें आपको कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार और समाज का होता है। किसका होता है बेटा? भाषा अर्जन में परिवार का और समाज का। आप अपने घर परिवार में, अपने पास पड़ोस में लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा है, जो आपकी जो मातृभाषा है, और आप उसको सुनते हैं और बस आप बोलना सीख जाते हैं। तो भाषा अर्जन में बेटा सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? आपके परिवार का और आपके आसपास के जो आपका समाज है उसका। भाषा अर्जन में बच्चे को कोई प्रयास करना नहीं पड़ता है। ये बात मैंने बार बार बताई ताकि आपको एकदम से आपके दिमाग में फिट हो जाए कि भाषा अर्जन में हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। भाषा अर्जन व्यवहारिक पद्धति है
और इसमें अनुकरण की भूमिका मुख्य होती है। भाषा अर्जन कैसे होता है? अनुकरण करके, आपने दूसरे को बोलते हुए देखा, आपने सुना और आपने उसी की नकल कर ली। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। कैसे है? भाषा का अर्जन किया जाता है, पैतृक संपत्ति नहीं है। कैसी है बेटा? भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा का अर्जन किया जाता है, पैतृक संपत्ति नहीं है। बच्चा 3 प्रकार से भाषा का अर्जन करता है। कैसे? अनुकरण करके, अभ्यास से, पुनरावृत्ति से। तो बच्चा कैसे भाषा का अर्जन करता है? 3 प्रकार से। पहले कैसे? अनुकरण से, दूसरा है अभ्यास से, तीसरा पुनरावृत्ति से। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब इसमें बताया गया है अनुकरण। जब भी भाषा के नए नियम या व्याकरण के नियम सुनता है, तब उसे बिना अर्थ जाने ही वो दोहराता है। इसके द्वारा वह इन नियमों को आत्मसात करके भाषा प्रयोग में लाने लगता है। अब देखो, किसी बच्चे की, कोई बच्चा हिंदी बोलता है, ठीक है, उसकी मातृभाषा हिंदी है, कोई बच्चा आप मान लीजिए वो हिंदी बोलता है, तो क्या उसको हिंदी व्याकरण, जो हिंदी का ग्रामर है, क्या उसको पूरी समझ है उस ग्रामर की? नहीं, लेकिन वो फिर भी वाक्य ठीक बोलता है ना। उसको पता है कि कोई चीज हो चुकी है तो उसे कैसे बोलना है, कोई चीज होने वाली है तो उसके लिए कैसे बोलना है। तो क्या उस बच्चे को हिंदी भाषा का पूरा ग्रामर आता है? नहीं आता है, नहीं आता है ना। लेकिन क्या उसने लोगों को बोलते हुए सुना और उसने उस चीज का अनुकरण कर लिया और वो बिना नियमों को जाने ही भाषा को बिल्कुल ठीक बोलने लगा। अगला क्या है? अभ्यास। भाषा के नए नियमों और रूपों का विद्यार्थी बार बार अभ्यास करते हैं, जिससे नियम उसके भाषा प्रयोग में शामिल हो जाते हैं। तीसरा क्या है? पुनरावृत्ति। बालक भाषा के जिन नियमों या रूपों को बार बार सुनता है, वही नियम उसे याद हो जाते हैं और उसे अपने व्यवहार में लाने लगता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन में अंतर। अब इन दोनों में क्या अंतर है? वैसे तो आप तक आपको सारे पॉइंट्स ना आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। भाषा अधिगम के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। किसके लिए? अधिगम के लिए। जबकि भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह एक अवचेतन, क्या है? ये अवचेतन प्रक्रिया है, ये अवचेतन रूप से हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है बेटा? भाषा अधिगम के लिए नियम और ग्रामर की जरूरत पड़ती है। किसके लिए? भाषा अधिगम के लिए। जबकि भाषा अर्जन आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से ही हम सीख जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषा को हम अपने आसपास के वातावरण से सीख लेते हैं। भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना लिखना सीखते हैं, जबकि भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना और समझना सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाषा अधिगम के द्वारा हम क्या करते हैं? पढ़ना और लिखना सीखते हैं, लेकिन भाषा अर्जन में हम क्या करते हैं? सीधा बोलना और समझना सीख जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बेटा। भाषा अधिगम में किताब और व्याकरण की जरूरत पड़ती है, जबकि भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम क्या है? प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम। इसमें क्या है बेटा? हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का, भाषा का विकास करना, ताकि बच्चे दूसरों की बातों को धैर्यपूर्वक सुने और सुनी गई बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके। भाषा संबंधी गतिविधियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। भाषागत मामलों में दक्ष हों। क्या होने चाहिए? दक्ष होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम। प्राथमिक स्तर पर बच्चे, जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर होता है तो बच्चा अक्षर ज्ञान सीखे, वर्णों की पहचान करे, वर्णों को जोड़े और उन्हें पढ़ सके, सही सुने, कहा गया और पढ़ा गया सुने, वर्ण शब्दों का उच्चारण जो है वो शुद्ध उच्चारण कर सके, सस्वर पढ़ सके, पुस्तक के चित्र और लेख का मिलान कर सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके और वर्णों को बना सके, सही तरीके से उसको कलम जो है वो पकड़कर उसको लिख सके, शब्दों का अर्थ जो है वो बता सके और दूसरा शब्द दे सके।
अपनी बात को समझा सके। आगे बढ़ेंगे हम। माध्यमिक स्तर पर बच्चा कैसा होता है? पठन, मौन, अनुकरण, सस्वर वाचन कर सके, अपने विचारों को लिख सके, है ना, स्वयं को अभिव्यक्त कर सके, चिंतन मनन कर सके, भाषा के व्याकरण से परिचित हो, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग कर सके और अपने व्यक्तित्व की पहचान बना सके। आगे बढ़ेंगे हम। अब कुछ विद्वान है बेटा जिन्होंने भाषा को लेकर के क्या कहा, हम वो समझेंगे। पहला क्या है? नॉम चॉम्स्की, भाषा अधिग्रहण यंत्र, एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो जो भाषा अधिग्रहण यंत्र है बेटा, इसके माध्यम से मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा कि बच्चे में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। क्या कहा कि मनुष्य में भाषा अर्जित करने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है, जिसे समझने में एलएडी हमारी सहायता करता है। जो विश्व की सभी भाषाएं हैं वो एक ही मूल व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर की बात किसने की बेटा? नॉम चॉम्स्की ने। तो उससे संबंध है और जिसे समझने में ये जो एलएडी है वो हमारी सहायता करता है। आगे बढ़ेंगे हम। सेफियर वॉर्फ परिकल्पना, भाषागत सापेक्षतावाद। इसमें क्या है? भाषागत सापेक्षतावाद की परिकल्पना के अनुसार किसी भाषा की संरचना उस भाषा के बोलने वालों की विश्व दृष्टि को प्रभावित करती है। क्या कहा बेटा इसमें? कि किसी भी भाषा की संरचना जो है वो उस भाषा के बोलने वालों की विश्व दृष्टि को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से ही विश्व को देखता और समझता है। जो व्यक्ति है, इसकी जो भाषा है, उस भाषा के माध्यम से ही क्या करता है? वो अपने विश्व को देखता और समझता है। आगे बढ़ेंगे हम। भाषाई नियतिवाद, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है वरन विचार स्वरूप को नियंत्रित करने वाली है। जो भाषा है वो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है वरन विचार के स्वरूप को नियंत्रित करने वाली है। बीएफ स्किनर, बेटा स्किनर ने क्या कहा? स्किनर के अनुसार बच्चा अपने माता पिता और अपने आसपास के लोगों की भाषा का अनुकरण करके भाषा सीखता है। जब भी स्किनर की बात आएगी तो आपको ये ध्यान रखना है, इन्होंने क्या कहा था कि बच्चा जो है वो अनुकरण करके भाषा को सीखता है। कैसे अनुकरण करता है भाषा का? बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चा अनुकरण करके भाषा को सीखता है। तो यही कहा गया कि जो बच्चा है वो अपने माता पिता से, अपने आसपास के लोगों से भाषा का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। आगे बढ़ेंगे हम। पियाजे, इन्होंने क्या कहा बेटा? पियाजे के अनुसार भाषा जो है वो बाद में आती है और विचार पहले आता है। पियाजे के अनुसार जो है बेटा, भाषा बाद में आती है और विचार पहले आता है। तो यही कहा गया यहाँ पर कि पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आता है। यही बात मैंने कही कि भाषा बाद में आती है और विचार पहले आता है। तो पियाजे ने क्या कहा कि जो विचार है वो भाषा से पहले आता है। पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी और भाषा को निर्धारित भी करता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है आपका डायरेक्ट यहाँ से। तो पियाजे के अनुसार क्या है बेटा? पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है और जो विचार है वो भाषा को निर्धारित करता है। इन्होंने अहम केंद्रित वाक्य की बात की है। इसकी एज क्या है? 2 से 6 वर्ष तक का बच्चा होता है इस एज में। तो अहम केंद्रित जो वाक्य है इसकी बात किसने की है? पियाजे ने की है। आगे बढ़ेंगे हम। अहम केंद्रित वाक्य को क्या कहा जाता है बेटा? ईगोसेंट्रिक स्पीच। और निज वाक्य को क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। तो जो अहम केंद्रित वाक्य है जिसकी एज मैंने 2 से 6 वर्ष बताई, इसकी बात कौन करता है? अहम केंद्रित वाक्य की बात करते हैं पियाजे, जिसको ईगोसेंट्रिक स्पीच भी कहा जाता है। एक है आपका प्राइवेट स्पीच, इसकी बात कौन करता है? वाइगॉत्स्की। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ईगोसेंट्रिक स्पीच अहम केंद्रित वाक्य की बात कौन करता है? पियाजे जी करते हैं।
और प्राइवेट स्पीच की बात कौन करता है? वाइगोत्स्की जी करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का मानना है कि विचार और भाषा अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जो वाइगोत्स्की है इनका क्या कहना है कि विचार और भाषा जो है वो अलग अलग प्रक्रिया है जो 3 साल की उम्र में विलीन हो जाती है। मतलब कि विचार अलग है और भाषा अलग है, ठीक है, और 3 साल में ये क्या होती है, एक दूसरे में जाकर के मिल जाती हैं। ये किसने कहा? वाइगोत्स्की ने कहा। बालक भाषा अपने से परिवेश से अंतर क्रिया करके जो है सीखता है। तो जो बच्चा है वो भाषा कैसे सीखता है? अपने परिवेश से अंतर क्रिया करके सीखता है। इसके अनुसार निज भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। क्या? कि जो निज भाषा है वो बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। प्याजे जी का क्या कहना था कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। वाइगोत्स्की का क्या कहना है बेटा कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने भाषा के 3 प्रकार बताए, है ना। सोशल स्पीच, ये क्या है बेटा? जब बच्चा अपने घर परिवार के लोगों से बात करता है, अपने आसपास के लोगों से बात करता है, तो क्या है? सोशल स्पीच है। ये 2 साल 2+ ईयर में आपका होता है। प्राइवेट स्पीच है ना, ये कब होता है आपका? 3 से 6 वर्ष में, जब बच्चा अपने आप से ही बातें करता है, बच्चा अपने आप से बोल बोल कर किसी पजल को सॉल्व करता है या कुछ भी अपने आप को बच्चा अपने आप को निर्देश दे रहा है, तो ये क्या है? प्राइवेट स्पीच है। अगला क्या है? साइलेंट इनर स्पीच। तो ये क्या है? 6+, है ना। इसमें क्या होता है, अब बच्चा मन ही मन में अपने आप से बातें कर रहा है, सब कुछ क्या है वो अंदर हो रहा है, साइलेंट इनर स्पीच। अब वो आवाज बाहर नहीं आ रही है, तो ये क्या है? 6+। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। स्टीफन क्रैशन, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इन्होंने क्या कहा? यह एक भाषाविद हैं जो अमेरिका के हैं। स्टीफन क्रैशन कहाँ के हैं बेटा? अमेरिका के हैं। और इन्होंने क्या कहा? ये द्वितीय भाषा अर्जन से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाओं को करने के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं। इन्होंने क्या कहा बेटा कि जो सेकंड लैंग्वेज है उसका भी एक्विजिशन किया जा सकता है। जो स्टीफन क्रैशन है इन्होंने क्या कहा बेटा? इन्होंने क्या कहा? ये देख रहे हैं आप, द्वितीय भाषा का अर्जन। इन्होंने द्वितीय भाषा के अर्जन के लिए कुछ परिकल्पनाओं को दिया, उसके लिए ये जाने जाते हैं। इनका ये कहना था कि जो सेकंड लैंग्वेज है उसका भी एक्विजिशन किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन्होंने जो परिकल्पनाएं दी वो ये है। पहली क्या है? अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना। इसमें क्या है बेटा? एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। इसमें क्या इन्होंने कहा कि जो भाषा का अर्जन है वो ज्यादा नेचुरल होता है। भाषा का अर्जन है वो ज्यादा नेचुरल होता है बजाय लर्निंग के। क्या कहा इन्होंने? कि भाषा का जो अर्जन है वो नेचुरल होता है लर्निंग के बजाय। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा बेटा कि एक्विजिशन बेहतर है। इन्होंने क्या कहा कि एक्विजिशन जो है वो बेहतर है। दूसरा क्या है? मॉनिटर परिकल्पना, मॉनिटर हाइपोथेसिस। इसमें इन्होंने क्या कहा कि जब व्यक्ति बात करता है, जब आप बात करते हैं तो जो आपका ब्रेन है वो पूरा एक्टिव रहता है, वो ध्यान देता है कि क्या आपने गलत बोला, क्या आपने सही बोला। तो इसमें क्या है बेटा कि जब ये मॉनिटर ज्यादा यूज होता है तो क्या होता है? फ्लुएंसी प्रभावित होती है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं और आप बार बार ये सोच रहे हैं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, मैंने क्या गलती कर दी। तो क्या होता है जब ये मॉनिटर ज्यादा यूज होता है तो ये फ्लुएंसी को प्रभावित करता है, और जब मॉनिटर कम यूज होता है तो एक्यूरेसी को प्रभावित करता है। तो ये जो है ये किसमें होना चाहिए? इसका यूज जो है मॉनिटर का ये बैलेंस में होना चाहिए, ना ही ज्यादा और ना ही कम। अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी प्रभावित हो जाएगी, और अगर मॉनिटर का कम यूज करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी प्रभावित हो जाएगी। तो मॉनिटर का यूज कैसा होना चाहिए? बैलेंस में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। इसमें क्या है
कि बच्चा जो है वो ग्रामर को अपने आप ही सीख लेता है। जब वो भाषा एक्वायर करता है तो एक ऑर्डर में वो उसको सीख लेता है। अगला क्या है आपका, इनपुट परिकल्पना, इनपुट हाइपोथेसिस। इसमें क्या है कि बच्चे को ऐसे इनपुट देने चाहिए जो बोधगामी हो। कैसे? ऐसे इनपुट देने चाहिए जो बोधगामी हो। बोधगम्य निवेश बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना है जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। कैसे? +1 जो होना चाहिए, +1 होना चाहिए। कैसा इनपुट हमें देना है? +1 का इनपुट हमें देना है। तो बोधगम्य निवेश जो है बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराता है जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। कैसे है? एक स्तर ऊपर है, तो +1 है। चलिए अगला क्या है आपका, प्रभावी निष्पंदन परिकल्पना। इसमें क्या है कि जब बच्चा मोटिवेटेड रहता है, बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, तो वो भाषा को बहुत अच्छे से सीखता है। कब? जब बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जब बच्चा मोटिवेटेड होता है। अगर बच्चा डर में है तो वो भाषा को ठीक से नहीं सीखेगा। तो इसमें क्या है कि बच्चा अगर मोटिवेटेड है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो वो भाषा को बहुत अच्छे से सीख लेगा। आगे बढ़ेंगे हम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ये क्या है बेटा कि मानक भाषा अथवा द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। अगला क्या है, स्कूल आने से पूर्व बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना जानते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बनते हैं। क्या कि द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। और अगला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सारे ये डायरेक्ट आपको दिखेंगे। स्कूल आने से पूर्व बच्चे जो है वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जो बच्चा है वो स्कूल आने से पूर्व अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना जानता है। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही अपनी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। यहाँ पर लैस का मतलब किसी कमी से नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही अपनी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और डायरेक्ट आपको दिखेंगे क्वेश्चन में। तो ये क्या है, बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चा स्कूल आने से पूर्व ही अपनी भाषाई पूंजी जो है वो उसे पूरी तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग करना आता है, अपनी मातृभाषा का वो प्रयोग कर सकता है। यहाँ पर लेस का मतलब कमी से नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। कभी आप सोचिए कि लेस का मतलब कि कमी है, ऐसा नहीं है। गृह कार्य बच्चे के सीखने को विस्तार देता है। होमवर्क जो है वो क्या करता है, बच्चे के सीखने को विस्तार देता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये सारे ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिखेंगे। तो क्या है कि द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। स्कूल आने से पूर्व बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना जानते हैं। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही अपनी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। और जो होमवर्क होता है वो क्या करता है, बच्चे के सीखने को विस्तार देता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है वो बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। आगे क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बच्चा जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग कर सके। बिल्कुल ठीक बात है। जो प्राथमिक स्तर होता है उस पर बच्चे को भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या है कि बच्चा अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग कर पाए। अगला पॉइंट क्या है बेटा, कक्षा में बच्चे जो बच्चा है उसकी जो मातृभाषा है उसका सदैव सम्मान करना चाहिए। तो क्या है कि क्लास में बच्चे की जो मातृभाषा को सदैव सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो कक्षा में बच्चे की मातृभाषा का हमें सम्मान करना है। कक्षा में भाषा की विविधता जो है वो संसाधन के रूप में कार्य करती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट आपको डायरेक्ट दिखेंगे और आपको बस, अगर आपसे कहे ना सही कथन को इसमें से निकालिए, तो बस यही सारे ये कथन सही है आपके, ये ध्यान रखना आप। तो इनको बिल्कुल अच्छे से समझना है आपको कि क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चा जीवन की
किसी भी परिस्थिति में हो और वो भाषा का उपयोग कर सके। और बच्चे की जो मातृभाषा है हमें उसका क्या करना है, हमें उसका सम्मान करना है। कक्षा में भाषा की जो विविधता है वो संसाधन के रूप में कार्य करती है। क्या करती है? जो बच्चे की जो जो भाषा की विविधता है बेटा, भाई क्लास में अगर आपके 30 बच्चे हैं तो जरूरी तो नहीं कि वो सब एक ही भाषा बोलते हो, अलग अलग भाषा। तो जो भाषा की विविधता है बेटा, ये क्या है, एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो ये पॉजिटिव है आपका कि जो भाषा की विविधता है वो संसाधन के रूप में कार्य करती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। क्या करना है? प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा के प्रयोग के हमें अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। यह भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। अब तो ये ध्यान रखना है कि प्राथमिक स्तर पर हमें बच्चे को भाषा के प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को जो कारक प्रभावित करते हैं, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा कौन कौन से कारक होते हैं जो भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करते हैं? तो इसमें क्या है, सामाजिक व व्यक्तिगत परिस्थितियां जो हैं वो प्रभावित करती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। सामाजिक परिवेश। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की का मत है कि व्यक्ति की भाषा उसके समाज से संपर्क का परिणाम होती है। समाज में जैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति की भाषा उसी के अनुरूप निर्मित होती है। यदि समाज में अशुद्ध और असभ्य भाषा का प्रयोग होगा तो व्यक्ति की भाषा भी अशुद्ध और असभ्य होने की आशंका होगी। व्यक्ति की भाषा पर उसके परिवेश का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर बच्चे को जैसा माहौल मिल जाएगा बेटा, वो वैसी ही भाषा सीख जाएगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते तो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो जो है बड़ी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे किया उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल? क्योंकि उन्होंने सीखा तो अपने एनवायरनमेंट से ही है ना, उनको उस तरीके का ही माहौल मिला, तो क्या उनकी भाषा उसी तरीके की हो गई? तो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर समाज में अशुद्ध और असभ्य भाषा का प्रयोग होगा तो जो बच्चा है जो अपने परिवेश से भाषा को सीख रहा है तो उसकी भाषा भी कैसी होगी? अशुद्ध और असभ्य हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ेंगे हम। भाषा अर्जन की इच्छा व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा को तो सहज रूप से सीख लेता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन द्वितीय भाषा का अधिगम एवं अर्जन उसकी भाषा सीखने के प्रति इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसको तो आप सहज रूप से सीख लेते हैं, लेकिन जब दूसरी भाषा का अधिगम होता है तो वो आपकी सीखने की इच्छा पर निर्भर करता है। दैनिक जीवन के अनुभव। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि बालक उन विषय वस्तुओं को शीघ्र ही सीख लेते हैं, शीघ्र ही समझ लेते हैं, जिससे दैनिक जीवन में उसका संबंध होता है। अगर किसी चीज, कोई चीज है जो विषय वस्तु जो है बच्चे के दैनिक जीवन से अगर जुड़ी हुई है तो वो उसे बहुत जल्दी सीख लेगा। यह विचार इस मत की पुष्टि करता है कि यदि भाषा का संबंध विद्यार्थी के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ दिया जाए तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर उसके दैनिक जीवन से उस भाषा को, जो भी भाषा आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, वो उसके दैनिक जीवन से आप उसको संबंध कर दीजिए तो क्या होगा, बच्चा उसको, उसकी जो फिर भाषा अधिगम की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे शब्द भंडार का विकास। बालक की भाषा के विकास में उस भाषा से संबंधित शब्द तथा उनके भंडार का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शब्दों से ही आगे जाकर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से ही भाषा के उस रूप का निर्माण होता है जिसे विचार तथा भावों के संप्रेषण और विनिमय के उपयोग में लाया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उनके आधार पर बनी निम्नलिखित सारणी से
विभिन्न अवस्था में बालकों के शब्द भंडार में धीरे धीरे होने वाली वृद्धि का पता चलता है। बालक जैसे ही 5 वर्ष की अवस्था के बाद विद्यालय जाने की आयु में प्रवेश करता है एवं विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसके शब्द भंडार में तेजी से वृद्धि होने लगती है। 9 से 11 वर्ष की उम्र के बीच में बालक 50,000 कितने 50,000 शब्द सीख लेता है। शब्दों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ बालकों के शब्द भंडार के विकास में कई विशेषताएं देखने को मिलती हैं। बालकों के शब्द भंडार में 2 प्रकार के शब्दों का संकलन होता है। एक तो वे शब्द जिन्हें बालक सक्रिय रूप से प्रयोग में लाता है और उनके अर्थ को भी भली भांति समझता है। कैसे शब्द? जिनको वो सक्रिय रूप से अपने प्रयोग में लाता है, जिनका डेली इस्तेमाल कर रहा है और उनके अर्थ को भी समझ रहा है। और दूसरे कैसे हैं? दूसरे शब्द वे शब्द हैं जिनका प्रयोग वह स्वयं तो नहीं करता है, परंतु जब वे दूसरों द्वारा बोले जाते हैं तो उनका अर्थ वह समझ लेता है। बालकों के शब्दकोश में पहले वे शब्द आते हैं जो उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करें और बाद में वे आते हैं जो उनकी तत्कालिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करें। इन शब्दों का दायरा पहले माँ बाप तथा परिवार के वातावरण तक ही सीमित रहता है और बाद में बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तथा अन्य लोगों के संपर्क में आता है, विद्यालय जाना शुरू करता है तथा अन्य शैक्षिक एवं सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है, उसका यह शब्द भंडार अपने और अपने परिवार तक सीमित न रहकर अत्यधिक विस्तृत होता चला जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि बच्चे की आयु और उसका जो शब्द भंडार है वो दिया गया है। जन्म से 8 महीने तक क्या 0, 9 महीने से 12 महीने तक यानी 1 साल में बच्चा क्या है 3 से 4 शब्द बोल लेता है। 1.5 वर्ष तक आते आते बच्चा 10 से 12 शब्द बोलने लगता है और 2 वर्ष तक जब बच्चा आता है तो 272 शब्द वो बोलने लगता है। 2.5 वर्ष का जब होता है तो 450 शब्द। आगे बढ़ेंगे हम। 3 वर्ष तक बच्चा 1000 शब्द बोलने लगता है। 3.5 वर्ष तक का जब बच्चा होता है तो वो 1250 शब्द बोलने लगता है। 4 वर्ष की आयु तक बच्चा 1600 शब्द बोलने लगता है और 5 वर्ष की आयु तक बच्चा 2100 शब्द बोलने लगता है। 11 वर्ष की आयु तक बच्चा 50,000 शब्द बोलने लगता है और 14 वर्ष की आयु तक बच्चा 80,000 शब्द बोलने लगता है और 16 वर्ष से आगे 1 लाख से अधिक शब्द बच्चा बोलने लगता है। तो यहाँ पर बच्चे की आयु और उस आयु में उसका शब्द भंडार कितना है ये भी हमने समझ लिया। तो आज हमारा भाषा विकास का जो टॉपिक था, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, वो पूरा कंप्लीट होता है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है बेटा। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि पेपर 1 के लिए ही है क्या, नहीं, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।